आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शरीर से शुरू होता है, लेकिन उसकी जड़ें हमारी चेतना में बहुत गहरी हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने भीतर एक गहरी सांस लें और अब अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। शायद आपके कंधे में एक हल्का पुराना दर्द है या आपके कूल्हों में अकड़न की एक हल्की सी आहट है। आपका शरीर एक ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे हम सुनना भूल गए हैं। अभी कल्पना करें, एक बीज है, चावल के एक दाने से भी छोटा, जिसे प्राचीन योगियों ने उपास्थि का काना फूसी कहा है। इसलिए नहीं क्योंकि वह जादुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे वह याद है जो आपके जोड़ भूल गए हैं। जब आप इसे रात भर भिगोते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होता है। बीज फूलता है, ये सॉफ्ट होता है, ये समर्पण करता है। और जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपका शरीर भी उसी समर्पण को दर्शाता है। 7 दिनों में सूजन झुक जाती है, दर्द एक याद बन जाती है। लेकिन यहां एक सत्य है जो सब कुछ बदल देगा। अपने एक जोड़ों को ठीक करना वास्तव में अपने आप के साथ समय के संबंध को ठीक करना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूं वह सिर्फ आपके घुटनों के दर्द या आपके कंधों की जकड़न को दूर करने के बारे में नहीं है। ये इतनी मूलभूत समझ के बारे में है कि एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आप अपने शरीर, अपने दर्द या अपने जीवन को फिर से पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आपको सिखाया गया है कि जोड़ों का दर्द एक ऐसी सड़क है जो सिर्फ एक तरफ जाती है, कि उम्र बढ़ने का मतलब है अनिवार्य अकड़न, कि सूजन बस कुछ ऐसा है जिसे आप गोलियों से मैनेज करते हैं। ऐसी गोलियां जो लक्षणों को सुन कर देती हैं लेकिन कभी स्रोत तक नहीं पहुंचती। आपने ऐसे सप्लीमेंट्स आजमाए हैं जो चमत्कारों का वादा करते हैं और महंगे मूत्र के अलावा कुछ नहीं देते। आपको सीमाओं को ज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा गया है, अपनी ही हड्डियों के धीमे विश्वास के आगे समर्पण करने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं यहां आपको कुछ अलग बताने के लिए आया हूं, कुछ ऐसा जो सुनने में इतना सरल लगेगा कि विश्वास नहीं होगा जब तक आप इसे आजमा ना लें और अपने ही शरीर में उस अंतर को महसूस ना कर लें। आपके जोड़ घिस नहीं रहे हैं, वे घुट रहे हैं। मुझे यह फिर से कहने दें, क्योंकि यह एक सोच सब कुछ बदल देती है। आपके जोड़ पुरानी मशीनरी की तरह खराब नहीं हो रहे हैं, वे घुट रहे हैं, वे भूखे हैं। वे ऐसी किसी चीज के लिए पुकार रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत है और वह उन्हें उस आधुनिक दुनिया में नहीं मिल रही जिसमें आप जी रहे हैं। आधुनिक जीवन ने एक विशेष प्रकार का सूखापन या निर्जलीकरण पैदा किया है जिसे दवाइयां नहीं पहचानती और डॉक्टर जिसका नाम नहीं लेते। यह अधिक पानी पीने के बारे में नहीं है। इंटरनेट पर हर हेल्थ गुरु आपको हाइड्रेट रहने के लिए कहेगा और आप करते भी हैं। आप अपने 8 गिलास पीते हैं, आप हर जगह अपनी पानी की बोतल ले जाते हैं, लेकिन आपके जोड़ अभी भी चटक रहे हैं। आपकी सुबह अभी भी अकड़ी भरी रहती हैं। आपको अभी भी जंग लगे गेट की बजाय इंसान की तरह हिलने के लिए 10 मिनट वार्म अप करने की जरूरत है, क्योंकि कोशिकीय जलीकरण जिसकी आपके जोड़ों को सख्त जरूरत है, यह सिर्फ पानी के बारे में नहीं है। यह आपकी कोशिकाओं को उनका वह मूलभूत ब्लूप्रिंट देने के बारे में है जिसकी उन्हें अपनी तरलता को याद करने की जरूरत है। और वह ब्लूप्रिंट इतनी हम्बल, इतनी सस्ती, इतनी अनदेखी चीज से आता है कि यह 3000 सालों से हमारी नजरों के सामने छिपा हुआ है। यह वीडियो आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा है जो तब तक असंभव लगेगा जब तक आप इसे स्वयं अनुभव ना कर लें। मैं आपके साथ वह एक बीज साझा करूंगा और उसे रात भर तैयार करने की वह सटीक विधि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को उनके सबसे सुलभ यानी बायो अवेलेबल रूप में पहुंचाती है, साथ ही लिग्नेंस नामक यौगिकों के साथ जो सूजन के मार्कर्स को महीनों में नहीं बल्कि दिनों में कम करते हैं। मैं समझाऊंगा कि समय आध्यात्मिक और जैविक रूप से क्यों मायने रखता है। उन 8 घंटों के भीगने के दौरान जो होता है वह सिर्फ रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वह आपके शरीर के लिए नरम पड़ने, भरोसा करने और मुक्त होने का निमंत्रण है। इस जीर्ण प्रतिरक्षा की पकड़ को छोड़ने का निमंत्रण है। लेकिन इससे भी बढ़कर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि जोड़ों की उम्र का घिसाव और टूट फूट का मॉडल वैज्ञानिक रूप से अपूर्ण है। मैं शेयर करूंगा कि प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान कोशिकीय स्मृति के बारे में क्या समझता था, जिसे पश्चिमी चिकित्सा अब जाके प्रमाणित करना शुरू कर रही है। और मैं उस भावनात्मक घटक का उल्लेख करूंगा जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, कि कैसे आपके जोड़ अनसुलझे तनाव को संग्रहित करते हैं और क्यों शारीरिक अकड़न अक्सर वह जमी हुई भावना होती है जिसे कभी अभिव्यक्ति नहीं मिली। आप जो यहां से लेकर जाएंगे वह सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं होगा, वह आपके शरीर की बुद्धिमत्ता के साथ एक पूरी तरह से बदला हुआ संबंध होगा। आप समझेंगे कि उपचार सूजन से लड़ना नहीं है, उपचार ऐसी परिस्थितियां बनाना है जहां सूजन की आवश्यकता ही ना हो। और आपके पास एक सरल प्राचीन अभ्यास होगा जिसकी लागत लगभग कुछ भी नहीं है, लेकिन वह देता है जो कोई नुस्खा नहीं दे सकता। ये गहरी भावना कि आपका शरीर अभी भी आपके पक्ष में है, ये दर्द के प्रबंधन के बारे में नहीं है,
ये उस युद्ध को समाप्त करने के बारे में है जिसे आप अनजाने में अपने ही मांस और हड्डियों के खिलाफ छेड़ रहे हैं। तो एक गहरी सांस लें, आराम से बैठें और मुझे एक कहानी सुनाने दें जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि जोड़ों के दर्द के बारे में जो कुछ भी आपको बताया गया है वह शायद उल्टा है। जब मैं भारत में आश्रम में रहता था तो मंदिर की रसोई में एक महिला काम करती थी। उनका नाम था कमला। उनकी उम्र 82 वर्ष थी और वो उस रसोई में ऐसे चलती थीं जैसे पानी पत्थरों के बीच से बहता है, सहज, शालीन, बिना किसी हिचकिचाहट या शिकायत के। हर सुबह भोर से पहले वो वहां पत्थर की मूसली पर मसाले पीसती, आटा गूंथती और वहां रहने वाले 100 भिक्षुओं के लिए दाल और चावल के विशाल बर्तनों को चलाती होती थीं। मुझे याद है एक सुबह मैं उन्हें देख रहा था। मेरी उम्र उस समय 23 या 24 साल रही होगी, इतनी कम कि मैं सोचता था कि जीवन शक्ति का एकमात्र स्रोत युवावस्था ही है। मैं घंटों ध्यान में बैठने के कारण अपनी पीठ के दर्द से परेशान था और यहाँ ये महिला थीं, मेरी उम्र से 3 गुना से भी अधिक, बिना किसी स्पष्ट असुविधा के झुक रही थीं, पहुंच रही थीं और उठा रही थीं। उस समय रसोई हमेशा भाप से भरी रहती थी। इलायची और जीरे की महक, मसाले पीसने के पत्थर की आवाज, वो रिदमिक रगड़ जो यदि आप उसे लंबे समय तक सुने तो वो स्वयं एक ध्यान बन जाती थी। और एक और आवाज थी जिस पर मैंने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया, एक छोटी सी बुदबुदाहट, लगभग एक काना फूसी की तरह। मैंने उस आवाज का पीछा किया और कोने में एक मिट्टी का बर्तन देखा जो एक कपड़े से ढका हुआ था। अंदर पानी था और उस पानी में तैर रहे थे जो छोटे से बीज लग रहे थे, गहरे भूरे रंग के, जो फूलकर अपने सामान्य आकार से दुगना हो गए थे। मैंने कमला से पूछा कि वो क्या थे। वो मुझ पर हंसी, उस तरह की मुस्कान जो जानती है कि आप जो सुनने वाले हैं उसे एक बूढ़ी औरत का अंधविश्वास कहकर खारिज कर देने वाले हैं। उन्होंने कहा, ये अलसी के बीज हैं जिन्हें तुम फ्लैक्स सीड्स कहते हो। मैं इन्हें हर रात भिगोती हूं और हर सुबह पीती हूं। जब से मैं एक लड़की थी तब से ऐसा करती आ रही हूं। मैं आपसे ईमानदार रहूंगा, मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम वेदों का अध्ययन कर रहे थे, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, शरीर से पूरी तरह पार जाने की कोशिश कर रहे थे। ये विचार कि कुछ बीज और पानी मायने रखते हैं, ये उस भव्य आध्यात्मिक कार्य के लिए लगभग अपमानजनक सा लग रहा था जो हम कर रहे थे। तो मैंने विनम्रता से सिर हिलाया और अपने अभ्यास, अपने अनुशासन, अपने ज्ञानोदय की गंभीर खोज में वापस चला गया। साल बीत गए। मैंने देखा कि कैसे युवा भिक्षु, जिनमें मैं भी शामिल था, छोटी छोटी चोटें और पुराने दर्द जमा करने लगे जो अनिवार्य लगते थे। घंटों बैठने से घुटनों में दर्द, आसन धारण करने से कंधों में अकड़न, पीठ के निचले हिस्से में दर्द जो ध्यान से उठने पर होता था। हम इन दर्दों को लगभग समर्पण के बिल्ले की तरह पहनते थे। देखो मैं स्पिरिचुअल पथ के लिए कितना त्याग कर रहा हूं, देखो मैं दर्द को अनदेखा करके शरीर से कैसे पार जा रहा हूं। लेकिन कमला ने कभी शिकायत नहीं की। उठते समय कभी अपनी पीठ नहीं पकड़ती, नीचे झुकते समय कभी कराहती नहीं थी। वो हमेशा किसी और से पहले वहां होती थीं, उस अजीब तरलता के साथ जो स्वयं समय को धक्का देती लगती थी। एक सुबह मैं रसोई में सामान्य से पहले आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे घुटने मुझे विशेष रूप से परेशान कर रहे थे और मैं निराश था, यहाँ तक कि क्रोधित भी कि मेरा शरीर मेरे अभ्यास में हस्तक्षेप कर रहा है। और वहां कमला एक नीची स्टूल पर बैठी अपना सुबह का भोजन तैयार कर रही थी। वो उन भीगे हुए बीजों को खा रही थी, उस जल जैसे मिश्रण को, इतनी शांति से कि वो पूरा अनुष्ठान एक प्रार्थना जैसा लग रहा था। मैंने उनके सामने बैठा और मैंने उनसे सीधे पूछा, उस विनम्रता के बिना जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी, कमला, आप कभी दर्द की शिकायत क्यों नहीं करती, जबकि हमारे सबसे युवा भिक्षु भी अपनी पीठ पकड़ते हैं और अपने घुटनों को कोसते हैं। उन्होंने एक लंबे पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने चीख पुकार शुरू होने से पहले ही सुनना सीख लिया था। तब उन्होंने मुझे समझाया, ऐसा नहीं कि वो कोई पाठ पढ़ा रही थी, बल्कि जैसे वो कुछ शेयर कर रही थी जो उनके शरीर ने उन्हें सिखाया था। उन्होंने कहा कि ये बीज जब आप इन्हें रात भर भिगोते हैं तो वह बन जाते हैं जिसे वह कहती थी लिक्विड प्रेयर। ये शरीर को ठीक होने के लिए मजबूर नहीं करते। उन्होंने कहा ये शरीर को याद दिलाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी दादी ने उन्हें ये प्रैक्टिस सिखाई थी और उनकी दादी ने इसे अपनी दादी से सीखा था। रसोई के ज्ञान की एक अखंड श्रृंखला जो हमारे किसी भी संस्कृत ग्रंथों से, हमारे किसी भी विस्तृत स्पिरिचुअल फिलॉसफी से भी पुरानी थी। ये महिलाओं का ज्ञान था जो मिट्टी के बर्तनों में,
कानाफूसी में दिए गए निर्देशों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया था। इस तरह का ज्ञान जो इसलिए जीवित रहता है क्योंकि ये काम करता है, इसलिए नहीं कि किसी ने इसके बारे में कोई किताब लिखी हो। उन्होंने मुझे बताया कि बीजों को टाइम चाहिए, कि आप फूलने और नरम पड़ने की प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर सकते, कि 8 घंटे का अंधेरा और शांति उन्हें किसी कठोर और कड़वी चीज से किसी कोमल और पोषक चीज में बदल देती है। और जब आप उन्हें पीते हैं, जब आप सुबह सबसे पहले उस जल जैसे पानी को अपने शरीर में लेते हैं, तो आप सिर्फ अपने जोड़ों को नरिश नहीं कर रहे होते, आप अपने पूरे शरीर को ये सिखा रहे होते हैं कि नरम पड़ने का, झुकने का और ये भरोसा करने का कि टाइम स्वयं एक औषधि है, इसका क्या मतलब होता है। मैंने उस रात शुरू किया। 1 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच अलसी के बीज। मैंने उन्हें अपने बिस्तर के पास रख दिया और मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने अपने पूरे आध्यात्मिक ट्रेनिंग में पहले कभी नहीं किया था। मैंने उन पर एक छोटा सा इंटेंशन फुसफुसाया। कोई फॉर्मल प्रेयर नहीं, बस एक स्वीकृति। मैं हीलिंग के लिए सही कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूँ। बस इतना ही मैंने कहा, मैं हीलिंग के लिए सही कंडीशंस क्रिएट कर रहा हूँ। अगली सुबह मैंने उन्हें पी लिया। बनावट पहले अजीब थी, थोड़ी गाढ़ी, चिपचिपी, लेकिन अप्रिय नहीं थी। इसका स्वाद लगभग कुछ भी जैसा नहीं था, शायद थोड़ा अखरोट जैसा, मिट्टी जैसा। मैं अपने दिन में लग गया और सच कहूँ तो इसके बारे में भूल गया। लेकिन 3 दिन बाद कुछ बदला। मैंने इसे पहली बार तब देखा जब मैं जागा। आमतौर पर वो सुबह के पहले कुछ पल सबसे बुरे होते थे। मैं वहाँ लेटा रहता था, उस पल से डरता था जब मुझे अपने घुटनों को मोड़कर खड़ा होना पड़ेगा, ये जानते हुए कि पहले कुछ कदम चटकने वाले और दर्दनाक होंगे। लेकिन उस सुबह प्रतिरोध कम था, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन नर्म था, जैसे रात में कुछ ढीला पड़ गया हो। 7वें दिन तक मैं अपने घुटनों में उस आम दर्द के बिना 2 घंटे ध्यान में बैठ सकता था। मेरे कंधे जो इतने लंबे समय से तनाव में थे कि मैं भूल गया था कि विश्राम कैसा लगता है, वो नीचे आने लगे। मैं अपने सर के ऊपर हाथ बिना उस छोटी सी पकड़ के, बिना उस छोटी सी आवाज के पहुंचा सकता था जो कहती थी, सावधान रहो, ज्यादा मत हिलो, कुछ फट सकता है। और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। कमला मुझे जोड़ों के दर्द के उपचार से कहीं ज्यादा कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रही थीं कि हम सब उल्टी दिशा में जा रहे थे। हम शरीर को पार करने की, उससे ऊपर उठने की, उसे ज्ञानोदय के मार्ग में एक बाधा मानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शरीर बाधा नहीं था, शरीर के साथ हमारा रिश्ता बाधा थी। हम अपने ही मांस के साथ युद्ध कर रहे थे, दर्द के बावजूद पुश कर रहे थे, संकेतों को इग्नोर कर रहे थे, हर दर्द को कमजोरी मान रहे थे, हर सीमा को असफलता, और हमारे जोड़ हिसाब रख रहे थे। वे हर अनदेखी कानाफूसी, हर पुश करके पार करो वाली चेतावनी, हर बार जब हमने सुनने की बजाय अनुशासन को चुना, उसका हिसाब रख रहे थे। लेकिन यहाँ वो बात है जो कमला समझती थी और हम नहीं। शरीर को जीतने की जरूरत नहीं है, उसे सुनने की जरूरत है। और जब आप उसे वो देते हैं जो वो मांग रहा है, जब आप हीलिंग को फोर्स करने की बजाय हीलिंग के लिए कंडीशंस बनाते हैं, तो कुछ चमत्कारी घटित होता है। अलौकिक अर्थों में चमत्कार नहीं, बल्कि उस चीज को याद करने के अर्थ में चमत्कार जो हमेशा संभव थी लेकिन भुला दी गई थी। अब मुझे आपको कुछ और बताना है, कुछ ऐसा जो अजीब लग सकता है जब तक आप इसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते। आपके जोड़ सिर्फ भौतिक संरचनाएं नहीं हैं, वे सिर्फ हड्डी, उपास्थि, कार्टिलेज और साइनोवियल द्रव नहीं हैं। हालांकि वे ये सब भी हैं। आपके जोड़ नदियां हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके शरीर का हर जोड़, हर वो जगह जहां हड्डी से हड्डी मिलती है और गति होती है, वास्तव में एक नदी है। जब आप युवा थे, जब आप एक बच्चे थे, दौड़ते थे, कूदते थे और बिना किसी परिणाम के गिर जाते थे, तब ये नदियां साफ और तेज बहती थीं। हर गति सहज थी, हर मोड़ चिकना था। नदियां कभी नहीं रुकती क्योंकि कुछ भी उनके प्रवाह को अवरुद्ध नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे अदृश्य रूप से ये नदियां सूखने लगीं। इसलिए नहीं कि पानी का अस्तित्व समाप्त हो गया, इसलिए नहीं कि आपका शरीर अचानक साइनोवियल द्रव बनाना या कार्टिलेज को बनाए रखना भूल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि स्रोत कट गया था। और यहां है जिसने इसे काटा, सूजन। अब मैं चाहता हूं कि आप सूजन के बारे में कुछ ऐसा समझें जो ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। सूजन बुरी नहीं है, ये दुश्मन नहीं है।
हालांकि हमें इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है। सूजन आपके शरीर का बचाने और ठीक करने का एक बुद्धिमान, यद्यपि कभी कभी अति उत्साही प्रयास है। जब आपके टखने में मोच आती है तो सूजन जोड़ को स्थिर करने, आगे की चोट को रोकने और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दौड़ पड़ती है। ये तीव्र सूजन है और ये सुंदर है। ये आपका शरीर है जो आपके प्रति वफादार है। लेकिन पुरानी जीर्ण सूजन अलग है। जीर्ण सूजन एक नदी प्रणाली में बांध बनाने जैसी है। हर बांध, हर छोटी रुकावट प्रवाह को प्रतिबंधित करती है। एक बांध कोई आपत्ति नहीं है, पानी दूसरा रास्ता खोज लेता है। लेकिन धीरे धीरे वर्षों से आप बांध पर बांध बनाते जाते हैं। हर चोट जिससे आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते, हर तनाव जिसे आप प्रोसेस नहीं करते, हर सूजन पैदा करने वाला भोजन जो आप आदतन खाते हैं, हर बार जब आप अपने शरीर के आराम करने के अनुरोध को अनदेखा करते हैं, आप एक और बांध बना रहे होते हैं। और जल्द ही जो कभी एक नदी थी वह स्थिर ताल बन जाती है। पानी गाढ़ा गंदला हो जाता है। गति फिसलने की बजाय घिसने वाली हो जाती है। आप सुबह उठते हैं और आपके कूल्हों को लगता है कि वे झूलना भूल गए हैं। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके घुटनों से गर्जी की तरह आवाज आती है। आपके कंधे आपकी पीठ के पीछे बिना विरोध के नहीं पहुंच सकते। यहीं पर ज्यादातर लोग दर्द की दवाओं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, ऐसी दवाओं का सहारा लेते हैं जो अनिवार्य रूप से आपके शरीर को कहती हैं चुप रहो, संकेत देना बंद करो, अलार्म सिस्टम को बंद कर दो। और हाँ, दर्द कम हो जाता है लेकिन बांध बने रहते हैं। नदी अब भी ब्लॉक्ड है। आपने सिर्फ समस्या को सुनने की अपनी क्षमता को बंद कर दिया है। अब यहां उस बीज का प्रवेश होता है। इस विशेष बीज में अलसी में कुछ उल्लेखनीय है। जब आप इसे ठीक से भिगोते हैं तो ये ऐसे यौगिक छोड़ता है जो जल स्मृति की तरह काम करते हैं। वे सिर्फ आपके सिस्टम में नमी नहीं जोड़ते, वे आपके शरीर को अपनी नदियों को याद करना सिखाते हैं। प्रत्येक छोटी अलसी के बीज के अंदर आवश्यक फैटी एसिड होते हैं, मुख्य रूप से अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA, एक ओमेगा 3 जिसकी अधिकांश आधुनिक आहारों में सख्त कमी है। ये ओमेगा 3 वही हैं जिनसे आपकी कोशिका झिल्लियां यानी सेल मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं। इसके बारे में सोचिए, आपके शरीर की हर एक कोशिका की बाहरी दीवार को अपनी संरचना बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 की आवश्यकता है। और जब आपकी कोशिकाओं के पास ये अधिक नहीं होता है तो वे कठोर और अनम्य हो जाती हैं। वे पोषक तत्वों को अंदर नहीं आने दे सकती और कचरे को कुशलता से बाहर नहीं निकाल सकती। वे बंद दरवाजों और खिड़कियों वाले घरों की तरह हो जाती हैं, धीरे धीरे घुटने लगती हैं। लेकिन जब आप ये ओमेगा 3 प्रदान करते हैं, विशेष रूप से उस रूप में जिसे आपका शरीर वास्तव में उपयोग कर सकता है, तो कोशिकीय स्तर पर कुछ बदल जाता है। झिल्लियां नर्म हो जाती हैं, वे फिर से तरल हो जाती हैं। और जब कोशिका झिल्ली तरल हो जाती है तो सूजन के संकेत अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकते, बांध घुलने लगते हैं। लेकिन और भी है, अलसी के बीजों में लिग्नन्स नाम के यौगिक भी होते हैं। ये सूजन पर एक हल्का संतुलित प्रभाव डालते हैं। वे दवाइयों की तरह सूजन के रास्तों को पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं, वे सिस्टम को बंद नहीं करते हैं, वे आवाज को धीमा कर देते हैं। और फिर है म्यूसिलेज, वो जेल। जब आप अलसी के बीजों को रात भर भिगोते हैं तो वे ये जेल जैसा लेप विकसित करते हैं। ये सिर्फ बनावट नहीं है, ये म्यूसिलेज औषधि है। यह आपके शरीर के प्राकृतिक साइनोवियल फ्लूइड की तरह काम करता है। वो चिकना पदार्थ जो आपके जोड़ों को चिकनाई देता है और हड्डी को बिना घर्षण के हड्डी के पास से फिसलने देता है। जब आप इस जल का सेवन करते हैं तो आप सिर्फ पोषण नहीं खा रहे हैं, आप अपने शरीर को एक टेम्पलेट दे रहे हैं, एक याद कि जोड़ों का द्रव कैसा महसूस होना चाहिए, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यहां है वो जो और भी आकर्षक है, और ये वो जगह है जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान हाथ मिलाना शुरू करते हैं। रात भर भिगोना केवल रसायन विज्ञान के बारे में नहीं है, ये समय के औषधि बनने के बारे में है। जब आप कठोर और सूखे अलसी के बीजों को पानी में रखते हैं और उन्हें 8 घंटे तक छोड़ देते हैं तो आप एक परिवर्तन देख रहे होते हैं। बीज बंद और संरक्षित अवस्था से खुले और समर्पित अवस्था में जाता है। यह अवशोषित करता है, यह फूलता है, यह अपने संरक्षक आवरण को समर्पित करता है और सुलभ पौष्टिक बन जाता है। और इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती।
आप उन्हें 30 मिनट के लिए भिगोकर वही परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। आप इसे तेज करने के लिए पानी गर्म नहीं कर सकते। परिवर्तन के लिए अंधकार, शांति और समय की आवश्यकता है। यह काव्यात्मक रूपक नहीं है, ये जीव विज्ञान है। उन 8 घंटों के दौरान बीज के आवरण में एंजाइम अवरोधक टूट जाते हैं। ये अवरोधक बीज की रक्षा के लिए मौजूद होते हैं, उसे तब तक निष्क्रिय रखने के लिए जब तक कि अंकुरण के लिए परिस्थितियां सही ना हो। जब आप बीज को भिगोते हैं तो आप उसे बता रहे होते हैं कि परिस्थितियां सही हैं, तुम अब खुल सकते हो, तुम वो दे सकते हो जिसे तुमने रोक रखा है। और जब आप उस खुले बीज, उस समर्पित बीज को सेवन करते हैं तो आप केवल पोषक तत्वों को नहीं निगल रहे हैं, आप एक सबक निगल रहे हैं। आपका शरीर बीज के परिवर्तन को देखता है और उसे प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि आपका शरीर हमेशा उससे सीखता रहता है जो आप उसमें डालते हैं, न केवल केमिकली बल्कि इंफॉर्मेटिव रूप में भी। नाउ मैं उस चीज को संबोधित करना चाहता हूं जो शायद आपके मन में आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे ये बहुत सरल लगता है, अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई इसके बारे में जानता, डॉक्टर इसे लिखते, ये मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम मेडिसिन होती। और यही वो जाल है जिसकी हमें जांच करने की जरूरत है। हमें यह विश्वास करने के लिए वातानुकूलित यानी कंडीशन किया गया है कि वास्तविक समाधान जटिल, महंगे, पेटेंटेड और नियंत्रित होने चाहिए। हमें सरल उपचारों पर अविश्वास करना सिखाया गया है, उन्हें दादी नामा के नुस्खे या आदिम मेडिसिन कहकर खारिज कर दिया गया है। लेकिन सरल का मतलब सतही नहीं है, सरल का मतलब अप्रभावी नहीं है। अलसी का उपयोग 5000 वर्षों से किया जा रहा है। यह प्राचीन मिस्र के ग्रंथों में दिखाई देती है, इसका उल्लेख आयुर्वेद में है। यह नई जानकारी नहीं है, यह कोई खोज नहीं है, यह स्मरण किया गया ज्ञान है। लेकिन कहीं न कहीं हम भूल गए, या अधिक सटीकता से हमें भूलने के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि आप एक बीज को पेटेंट नहीं कर सकते। आप ऐसी चीज पर अरबों डॉलर नहीं कमा सकते जो स्वतंत्र रूप से उगती है, जिसकी लागत लगभग कुछ नहीं है और जो लोगों को दवा के निर्भरता के बिना खुद को ठीक करने के लिए सशक्त बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई साजिश है, मैं ये कह रहा हूं कि एक आर्थिक वास्तविकता है। चिकित्सा उद्योग परिसर को जीर्ण लाने मैनेजमेंट से लाभ होता है, इलाज से नहीं। निर्भरता से लाभ होता है, सशक्तिकरण से नहीं। और इसलिए सरल उपचार जो वास्तव में काम करते हैं वे महंगे सप्लीमेंट्स, जटिल प्रोटोकॉल्स और दुष्प्रभावों वाली दवाओं के हिमस्खलन के नीचे दब जाते हैं। लेकिन आपकी दादी बेहतर जानती थी। मंदिर के रसोइये और गांव के वैद्य और वो महिलाएं जिन्होंने रसोई की दवा से अपनी पीढ़ियों को स्वस्थ रखा, वे बेहतर जानती थीं। और अब आप भी बेहतर जानने जा रहे हैं। मुझे आपको ये बताने दें कि इस अभ्यास को शुरू करने पर 7 दिनों में आपके शरीर में क्या होता है। पहले दिन आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की एक बड़ी खुराक दे रहे हैं, जिसे ज्यादातर आधुनिक शरीरों ने सालों, शायद दशकों से नहीं देखा है। ये वसा तुरंत आपकी कोशिका झिल्लियों में शामिल होने लगती हैं। इसे अपने शरीर की हर कोशिका पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा समझें। दूसरे और तीसरे दिन प्रोस्टाग्लैंडिन संतुलन बदलने लगता है। ये सूजन को नियंत्रित करते हैं। ओमेगा 3 सूजन वाले प्रोस्टाग्लैंडिन को दबाते हैं और सूजन रोधी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए दर्द के संकेत शांत होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें सुन्न कर दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने स्रोत को संबोधित किया है। चौथे और 5वें दिन तक आप व्यक्तिगत परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। शायद आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपको खड़े होने के लिए खुद को तैयार करने में 5 मिनट नहीं लगे। शायद आप किसी चीज के लिए पहुंचते हैं और ध्यान देते हैं कि गति सहज थी, दर्द मुक्त थी। छठे और 7वें दिन वो हैं जहां ज्यादातर लोगों का टर्निंग पॉइंट आता है। अब तक आपके रक्त में सूजन के मार्कर जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन स्पष्ट रूप से गिर गए हैं। आपका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम शांत हो गया है, क्योंकि उसे आपके जोड़ों से लगातार संकट के संकेत नहीं मिल रहे हैं। आप ठीक नहीं हुए हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन आप अलग हैं, निर्विवादित रूप से अलग। 7 दिन एक पूर्ण सूजन चक्र है। यह आपके शरीर के लिए आपको यह साबित करने में लगने वाला समय है कि परिवर्तन संभव है। लेकिन अब मुझे उस चीज के बारे में बात करने दें जो जोड़ों के दर्द के बारे में कोई और नहीं बताएगा।
कुछ ऐसा जो इस पूरी पहेली का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा हो सकता है। आपके जोड़ भावना को स्टोर करते हैं। मुझे मालूम है ये अजीब लगता है। हम भावनाओं को अपने सिर में, शायद अपने दिलों में रहने वाली चीज मानते हैं, लेकिन भावनाएं पूरे शरीर का अनुभव हैं। जब आप डरते हैं तो आप इसे कहाँ महसूस करते हैं? अपने कंधों में, अपने जबड़े में, अपने पेट में। जब आप गुस्से में होते हैं तो ये कहाँ जाता है? आपकी मुट्ठियों में, आपकी गर्दन में। जब आप उदास होते हैं तो ये कहाँ बसता है? आपकी छाती में, आपके गले में। आपका शरीर सिर्फ भावनाओं का अनुभव नहीं करता, ये उन्हें स्टोर करता है। विशेष रूप से तब जब आप उसे व्यक्त नहीं करते, जब आप उसे समझते नहीं, जब आप उसे अपने माध्यम से बहने और अपना चक्र पूरा करने की अनुमति नहीं देते, तो वो भावना आपके ऊतकों में, यानी आपके टिश्यूज में जम जाती है। ये आपके फांसिया में बंध जाती है। वो संयोजी ऊतक जो हर मांसपेशी और अंग को लपेटता है, यह आपके जोड़ों के कैप्सूल में कैद हो जाती है। और समय के साथ ये जमी हुई भावना शारीरिक प्रतिबंध बन जाती है। वो कंधे जो आराम नहीं कर सकते क्योंकि वे युगों की चिंता को थामे हुए हैं। वो जबड़ा जो अनकहे शब्दों से भींचा हुआ है। वे कूल्हे जो अनसुलझे दुख से तंग हैं। ये वो जगह है जहां हर रात बीजों को भिगोने का अभ्यास केवल एक पोषण संबंधी हस्तक्षेप से कुछ और बन जाता है। ये देखभाल करने का, केयर करने का एक अनुष्ठान बन जाता है। ये आपके शरीर से हर एक रात कहने का एक तरीका है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं और मैं धीमा पड़ने को और तुम्हें वो देने को तैयार हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। वो सिर्फ कार्य, वो रात्रि का अनुष्ठान आपके आंतरिक संवाद को बदलना शुरू कर देता है। अपने शरीर के साथ युद्ध में होने के बजाय आप एक अलग रिश्ता विकसित करना शुरू करते हैं। संघर्ष के बजाय केयर पर आधारित रिश्ता, मजबूर करने के बजाय सुनने पर आधारित रिश्ता। और आपका शरीर उस बदलाव को महसूस करता है। आपका नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र रजिस्टर करता है कि आप अब उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और जब नर्वस सिस्टम सुरक्षित महसूस करता है तो वो अंततः उस पुराने तनाव को, उस लगातार जकड़न को अंततः छोड़ सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग बताते हैं कि जब वे इस अभ्यास को शुरू करते हैं तो वे अनप्रत्याशित रूप से रो पड़ते हैं। ये शरीर का रिलीज है। ये अंततः उसे छोड़ने की अनुमति मिलना है जो वो पकड़े हुए था। आंसू कमजोरी नहीं, वे ज्ञान है। अब मैं आपको वो सटीक प्रोटोकॉल बताने दूं, वो साधना, क्योंकि मैं इसे इतना सरल बनाना चाहता हूं कि आपके और राहत के बीच एकमात्र बाधा ये हो कि क्या आप इसे करने को तैयार हैं। बीज, आपको साबुत अलसी के बीज चाहिए, पिसी हुई नहीं, फ्लैक्स मील नहीं, साबुत बीज, भूरे या सुनहरे कोई भी चलेंगे। मात्रा, हर शाम सोने से पहले इन साबुत अलसी के बीजों का 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून लें। पात्र, उन्हें एक कांच के जार या मिट्टी के कटोरे में डालें। प्लास्टिक या धातु नहीं, कांच या सिरेमिक बेस्ट है। पानी 1 कप यानी लगभग 250 मिलीलीटर पानी सामान्य तापमान का डालें। गर्म पानी नहीं, ये ओमेगा 3 को नष्ट कर देगा। ठंडा पानी नहीं, ये प्रक्रिया को धीमा कर देगा। सामान्य तापमान का पानी। संकल्प, इसे एक कपड़े या ढीले ढक्कन से ढक दें और जैसे ही आप बीजों में पानी डालें, एक इरादा, एक संकल्प निर्धारित करें। इसे जोर से कहने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सरल, ईमानदार। मैं उपचार के लिए सही परिस्थितियां बना रहा हूं। मैं अपने शरीर को सुनना सीख रहा हूं। मैं भरोसा करता हूं कि प्रकृति जानती है कि मुझे क्या चाहिए। ये अंधविश्वास नहीं है, ये मनोविज्ञान है। आप अपने तंत्रिका तंत्र को उपचार के लिए तैयार कर रहे हैं। समय, बीजों को 8 से 12 घंटे तक बैठने दें। रात भर एकदम परफेक्ट है। जब आप सो रहे होते हैं, वे तब्दील हो रहे होते हैं, वे फूल जाएंगे और पानी थोड़ा गाढ़ा जेल जैसा हो जाएगा। ये म्यूसिलेज है, ये औषधि है। सेवन, सुबह जब आप उठें तो उन्हें छाने नहीं, बीज और पानी को अलग ना करें। पूरी चीज औषधि है, जेल, बीज, सब कुछ। बनावट, यदि आपको बनावट अजीब लगती है
तो पूरे मिश्रण को ब्लेंडर में डालें और चिकना होने तक ब्लेंड करें, या इसे स्मूदी में मिला दें, या इसे दलिया में मिला दें। लेकिन अगर आप कर सकें तो मैं आपको इसे सीधे लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। कम से कम पहले इसे एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कब लें? सुबह सबसे पहले, कुछ भी खाने से पहले खाली पेट लें। अवशोषण सबसे बेस्ट है। फिर नाश्ता करने से पहले लगभग 30 मिनट इंतजार करें। व्रत इसे हर एक दिन 7 दिन तक करें, दिन न छोड़ें। निरंतरता वो है जो परिवर्तन लाती है। 7 दिनों के बाद ध्यान दें। ध्यान दें कि क्या अलग है। और मेरा मतलब सिर्फ आपके दर्द के स्तर से नहीं है। ध्यान दें कि जब आप पहली बार जागते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। ध्यान दें कि क्या आप अपने दिन में अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपने मूड पर ध्यान दें, क्योंकि पर्याप्त ओमेगा 3 मिलने पर कई लोग शांत, कम चिड़चिड़े महसूस करते हैं। इसे लिख लें अगर आप कर सकें। दिन 1 मेरे घुटने ऐसा महसूस करते हैं। दिन 7 मेरे घुटने अब ऐसा महसूस करते हैं। पहले 7 दिनों के बाद जारी रखें। 30 दिनों तक रोजाना जारी रखें। ये पूरे सूजन के चक्र को रीसेट करने की अनुमति देता है। 30 दिनों के बाद आप तय कर सकते हैं कि इसे मेंटेनेंस के तौर पर जारी रखना है या नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग इसे आजमाते हैं वे कभी रुकना नहीं चाहते, क्योंकि वे इतना अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि ये अनुष्ठान एक दैनिक याद बन जाता है कि वे कैर के लायक हैं। ये अभ्यास युद्ध को रोकने का अभ्यास है। ये एक शांति प्रस्ताव है। ये आपका के शरीर से कहना है कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अनदेखा किया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर जोर डाला। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ एक मशीन जैसा व्यवहार किया। मैं अब तुम्हें देख रहा हूं। मैं अब सुन रहा हूं। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें वो देने की कोशिश करूंगा। और आपका शरीर, जो वर्षों से इस बातचीत का इंतजार कर रहा था, वे जवाब देता है। वे राहत के साथ जवाब देता है। वे उपचार के साथ जवाब देता है। वे कृतज्ञता के साथ जवाब देता है। यही कारण है कि अनुष्ठान पोषण जितना ही मायने रखता है। आप सिर्फ अपनी जैव रसायन नहीं बदल रहे हैं, आप अपना व्यवहार, अपना ध्यान, अपनी कैर बदल रहे हैं। आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप इस प्रेम के छोटे से दैनिक कार्य के लायक हैं। और वे सब कुछ बदल देता है, क्योंकि यहां वो सत्य है जो कोई नहीं चाहता कि आप जानें। आपको महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपको जटिल प्रोटोकॉल्स की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आपका शरीर शानदार तरीके से खुद को ठीक करने के लिए डिजाइन है। जब आप हस्तक्षेप करना बंद करते हैं और समर्थन करना शुरू करते हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत है कि प्रकृति ने अपनी अनंत उदारता में वो सब कुछ प्रदान किया है जिसकी आपको जरूरत है। बीज और पानी और समय और धैर्य। ये प्राथमिक उपचार नहीं है, ये सबसे सफोस्टिकेटेड मेडिसिन है, क्योंकि ये आपके शरीर की बुद्धि को रौंदने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ काम करती है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप टूटे हुए नहीं हैं। आप कभी नहीं थे। आप बस एक ऐसी दुनिया में रहने वाले इंसान हैं जो इंसानों की कैर करना भूल गया है। लेकिन आप उस दुनिया से बाहर कदम उठा सकते हैं, कम से कम थोड़ा सा। आप अपनी रसोई के काउंटर पर एक कांच के जार में एक छोटी सी साधना, एक दैनिक अनुष्ठान, एक शांत क्रांति पैदा कर सकते हैं। आप ये विश्वास करना चुन सकते हैं कि शायद आपकी दादी का ज्ञान वास्तव में ज्ञान था, कि शायद वो टेम्पल की रसोइयां कुछ ऐसा जानती थी जिसे आधुनिक चिकित्सा भूल गई है। तो हाँ, बीजों को भिगोएं, उन्हें हर सुबह पिएं और 7 दिन में अपने जोड़ों को बेहतर महसूस करते हुए देखें। ये सच्चा है, ये मायने रखता है। लेकिन वहीं मत रुकिए। इस अभ्यास को अपने शरीर के साथ एक बड़ी बातचीत की शुरुआत बनने दें। इसे देखभाल और ध्यान की एक नई भाषा में पहला शब्द बनने दें, क्योंकि जो यहाँ वास्तव में पेश किया जा रहा है वो सिर्फ जोड़ों की राहत नहीं, बल्कि एक वापसी है। उस शरीर के साथ एक सुलह जिसके साथ आप युद्ध में रहे हैं, वो शरीर जिससे आप डरते रहे हैं, वो शरीर जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो आपको धोखा दे रहा है। आपके शरीर ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। वो हर समय वफादार रहा है, आपको जिंदा रखने की कोशिश करता रहा है, आपको गतिमान रखने की कोशिश करता रहा है,
आपको ये बताने की कोशिश करता रहा है कि कब किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। बस आप जानते नहीं थे कैसे सुने, लेकिन अब आप जानते हैं। अब आपके पास एक साधना है, आज रात से शुरू करें। एक चम्मच अलसी, एक कप पानी, एक फुसफुसाता हुआ संकल्प। मैं उपचार के लिए सही परिस्थितियां बना रहा हूं, बस इतना ही। और यही सब कुछ है। 7 दिन के बाद जब आपकी जोड़ दर्द में रोने के बजाय धन्यवाद फुसफुसाएंगे, तब आप जान जाएंगे कि ये जादू या चमत्कार नहीं था, बस याद करना था। याद करना जो आपका शरीर हमेशा से जानता है कि सही परिस्थितियां, सही देखभाल, आपके साथ सही साझेदारी मिलने पर यह खुद को ठीक करना बखूबी जानता है। जैसा कि गुरुदेव परमहंस योगानंद ने हमें याद दिलाया है, आपका शरीर आत्मा का मंदिर है। इसे आत्मा के निवास के लिए स्वच्छ और पुद्दर रखें। ये अभ्यास उस मंदिर की सफाई का, उस मंदिर की देखभाल का पहला कदम है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।